इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो बस दिमाग में छप जाते हैं। बेहिसाब दौलत, खौफनाक हमले और फिर अचानक से सब कुछ राख। आज हम बात करने वाले हैं महमूद गजनवी की। इस चर्चा में हम बिना किसी पक्षपात के सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक छोटे से इलाके का शासक इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गया और फिर कैसे उसका वो विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 0 यानी 0। कोई अंदाजा है कि ये क्या है? दरअसल ये उन हारों की कुल संख्या है जो महमूद गजनवी ने अपने 40 साल से भी ज्यादा के लगातार युद्धों में झेली थीं। जी हां, एक भी हार नहीं। इतने लंबे समय तक युद्ध के मैदान में बिल्कुल अजेय रहना सच में उन्हें इतिहास के सबसे सफल सैन्य कमांडरों की लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर देता है। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो 35 प्रमुख सैन्य अभियान और 11 छोटे एक्सपीडिशंस। जरा सोचिए, उनके 32 साल के शासनकाल को अगर किसी एक चीज से परिभाषित किया जाए तो वो है लगातार होने वाले युद्ध। और इन युद्धों का एक बहुत बड़ा मकसद था हारे हुए इलाकों से भारी मात्रा में धन और संपत्ति इकट्ठा करना, जिसने उनके साम्राज्य को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे गजनवी के सत्ता में आने से, फिर बात होगी उसके शुरुआती उत्तरी आक्रमणों की, गंगा के मैदानों की उस अपार संपत्ति की जिसने उसे अपनी तरफ खींचा, और हाँ, उस मशहूर सोमनाथ मंदिर के हमले की भी। आखिर में हम देखेंगे गोरी साम्राज्य का उदय और गजनवी की वो दोहरी विरासत जिसे लेकर आज भी इतनी बहस होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं महमूद गजनवी के उदय की। आखिर उसकी इस ताकत की नींव कहाँ और कैसे रखी गई थी? अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनी का पहला आजाद शासक तो बन गया, लेकिन अगर आप उसके चलाए गए सिक्कों को देखेंगे ना, तो उन पर महमूद गजनवी नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी हां, सिक्कों पर उसे बस अमीर महमूद कहा गया है। यह साफ दिखाता है कि कैसे उसने खुद को एक छोटे से राज्य के मुखिया से एक ऐसे विशाल साम्राज्य के मालिक में बदल दिया जिसे बगदाद के खलीफा तक ने मान्यता दी थी। पिता सुबुक्तगीन की मौत के बाद उन्हें अपने ही भाई इस्माइल के साथ उत्तराधिकार का एक छोटा लेकिन आर पार का युद्ध लड़ना पड़ा। इसी जीत के बाद महमूद ने गजनवी साम्राज्य की कमान पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, सुल्तान। क्या आप जानते हैं कि महमूद दुनिया के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने आधिकारिक तौर पर यह उपाधि धारण की थी? इसका सीधा सा मतलब होता है प्राधिकरण या अथॉरिटी। ये टाइटल साफ साफ बताता था कि उनके पास बेतहाशा राजनीतिक और सैन्य ताकत थी। और मजे की बात यह है कि इसके बावजूद अब्बासिद खलीफाओं के साथ उनका वैचारिक जुड़ाव भी बना रहा। 999 ईस्वी से ही महमूद ने लगातार हमले शुरू कर दिए थे। देखते ही देखते उसका साम्राज्य आज के अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक फैल गया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा वाकया भी है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 1015 ईस्वी में कश्मीर को जीतने की उसकी कोशिश। वहां के खराब और बर्फीले मौसम ने उसकी सेना को इतनी बुरी तरह तोड़ा कि उसे अपनी पहली बड़ी हार का स्वाद चखना पड़ा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके शुरुआती उत्तरी आक्रमणों को। जब उसने उपमहाद्वीप में कदम रखा तो उसे किन बड़ी ताकतों का सामना करना पड़ा। 1001 ईस्वी में एक बेहद भीषण लड़ाई हुई। महमूद की तेज तर्रार घुड़सवार सेना और चालाक रणनीतियों के सामने पाल राजवंश के राजा जयपाल को एक करारी हार झेलनी पड़ी और उनकी राजधानी वहिंद पूरी तरह तबाह हो गई। इसके ठीक 5 साल बाद 1006 ईस्वी में जयपाल के बेटे आनंदपाल को भी ऊपरी सिंधु के पास एक कड़े संघर्ष में हार का सामना करना पड़ा। इन 2 बड़ी जीतों ने ना उस इलाके के सबसे बड़े और मुख्य प्रतिरोध को हमेशा के लिए कुचल कर रख दिया। लेकिन महमूद का ये अभियान यही नहीं रुका। 1015 ईस्वी तक उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य को झेलम नदी तक बढ़ा दिया। यहाँ तक कि मुल्तान, जहाँ आनंदपाल का ही एक मुस्लिम सहयोगी राज कर रहा था, उसे भी महमूद ने नहीं छोड़ा और जीत लिया। इन जीतों का मतलब समझते हैं आप? इसका सीधा सा मतलब था कि अब पंजाब और पूर्वी भारत के दरवाजे महमूद के लिए पूरी तरह से खुल चुके थे। गंगा के मैदान और उसकी अपार दौलत। अब यहाँ हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर महमूद गजनवी इतनी दूर गंगा के मैदानों तक क्यों आया? क्या वो यहाँ अपना कोई स्थायी साम्राज्य बसाना चाहता था या फिर कहानी कुछ और ही थी? सच कहूं तो 1019 और 1021 ईस्वी के उसके उन विनाशकारी हमलों का मकसद कोई साम्राज्य बनाना बिल्कुल नहीं था।
उसने जो राजपूत गठबंधनों को तोड़ा या हिंदू शाही शासकों को हराया, वो सब ऊपरी गंगा दोआब को सिर्फ एक न्यूट्रल जोन या बफर स्टेट बनाने के लिए था। उसका असली और इकलौता मकसद था बेहिसाब दौलत लूटना, ताकि इस लूटे गए खजाने से वो मध्य एशिया में चल रहे अपने बाकी युद्धों का खर्चा आसानी से उठा सके। मतलब ये पूरी तरह से एक सोची समझी फाइनेंशियल और रणनीतिक चाल थी। विनाश और निर्माण दोनों एक साथ। ये सच में सोचने वाली बात है कि हिंसक आक्रमणों से लूटी गई अपार संपत्ति का इस्तेमाल इतिहास के सबसे शानदार सांस्कृतिक पुनर्जागरण में कैसे किया गया। एक तरफ तो लूटे गए शहर और सैनिक घेराबंदी थी, और दूसरी तरफ उसी पैसे से गजनी में ब्राइड ऑफ हेवन मस्जिद बनवाई जा रही थी, नए कॉलेज खुल रहे थे, और दूसरे शहरों से पूरी की पूरी लाइब्रेरियां गजनी शिफ्ट की जा रही थी। अगर हम कल्चरल पैट्रोनेज की बात करें तो उनके दरबार में 400 कवियों का जमावड़ा लगा रहता था। अल बरूनी की मशहूर तारीख अल हिंद को उनका पूरा सपोर्ट मिला। उन्होंने गणित और चिकित्सा के लिए कई विश्वविद्यालय स्थापित किए। हालांकि फिरदौसी के महाकाव्य शाहनामा को लेकर एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है, जहां पेमेंट को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने कला और विज्ञान पर पानी की तरह पैसा बहाया। 40 साल तक कोई युद्ध ना हारना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके पीछे एक बेहद शानदार प्रशासनिक ढांचा था। सुल्तान खुद 5 मुख्य विभागों की निगरानी करते थे, जैसे फाइनेंस के लिए दीवाने विजारत और युद्ध के लिए दीवाने अर्द। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला विभाग था, वो था दीवाने शुगले इशराफ, यानी उनकी सीक्रेट इंटेलिजेंस, जासूसों का एक ऐसा चुस्त नेटवर्क जो उनके साम्राज्य को अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह सुरक्षित रखता था। 1 लाख। गजनवी काल के मशहूर इतिहासकार बेहाकी के मुताबिक साल 10,015 के आसपास उनकी स्थायी सेना की संख्या लगभग 1 लाख पहुंच चुकी थी। उस जमाने के हिसाब से सोचकर देखिए, इतनी बड़ी, इतनी प्रोफेशनल आर्मी को मेंटेन करना, उन्हें सैलरी देना और रसद पहुंचाना अपने आप में एक प्रशासनिक चमत्कार था। और ये बात उनके प्रैक्टिकल दिमाग को बहुत अच्छे से दिखाती है। उनकी सेना सिर्फ तुर्क या अफगानों तक सीमित नहीं थी, उसमें अरब, खुरासानी और यहां तक कि भारतीय टुकड़ियां भी शामिल थीं। जी हां, भारतीय सैनिक भी, जिनका नेतृत्व तिलक और सुवेंद्रराय जैसे कमांडर कर रहे थे। इसके अलावा 1700 युद्ध हाथी भी उनकी ताकत बढ़ाते थे। स्थानीय लोगों को अपनी सेना में शामिल करने की उनकी ये रणनीति वाकई बहुत कारगर थी। और उनकी ये रणनीति सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। 1027 में सिंधु नदी पर जाटों के खिलाफ एक नौसैनिक अभियान हुआ, और जानते हैं उसमें क्या इस्तेमाल हुआ? 1400 नुकीली नावें, जो नेफ्था यानी ज्वलनशील पदार्थ दागने में पूरी तरह सक्षम थीं। ये दिखाता है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को कितनी तेजी से ढाल लेते थे। और अब हम पहुंचते हैं महमूद गजनवी के सैन्य जीवन के उस चरम बिंदु पर, जिसकी चर्चा इतिहास में सबसे ज्यादा होती है। 1025-1026 ईस्वी में गुजरात के पश्चिमी तट पर सोमनाथ मंदिर पर हुआ हमला। 1 लाख। ऐतिहासिक दावों की माने तो ये उन श्रद्धालुओं की संख्या है जो एक ही समय पर इस बेहद पवित्र और अविश्वसनीय रूप से अमीर सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जमा होते थे। आप इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके खजाने और व्यवस्था की देखभाल के लिए 1000 ब्राह्मण और सैकड़ों कला प्रदर्शक हर वक्त वहां मौजूद रहते थे। उस दौर के ऐतिहासिक स्रोत इस मंदिर की जो तस्वीर पेश करते हैं, वो वाकई हैरान करने वाली है। बताया जाता है कि गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग बेशकीमती रत्नों और जगमगाते झूमरों के बीच कुछ इस तरह चमकता था जैसे सितारों से जड़ा कोई आसमान हो। और यही वो अकल्पनीय दौलत थी जिसने महमूद गजनवी की सेना को मुल्तान से लेकर अनिलवाड़ तक के उस बेहद क्रूर और खून से सने अभियान पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इस अथाह संपत्ति और भव्यता का अंजाम बहुत ही खौफनाक हुआ जब महमूद की सेना ने अरब सागर के किनारे बने इस मंदिर के किले पर धावा बोला, तो मंदिर की रक्षा करने वालों की भारी भीड़ के बावजूद एक भीषण कत्लेआम हुआ। उस एक हमले में लगभग 50,000 लोग मारे गए। ये एक बहुत ही डरावना और दुखद आंकड़ा है। इस भयानक तबाही के बाद महमूद के हाथ इतनी संपत्ति लगी जिसकी उस दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो इस भारी लूट के माल और यहां तक कि मंदिर के मुख्य दरवाजों को साथ लेकर अपनी राजधानी गजनी लौट गया। वहां उसने अपने सैनिकों को लाखों का इनाम बांटा और इस एक घटना ने अपनी सेना के बीच उसे लगभग अजेय बना दिया।
पर कहते हैं ना कि सिर्फ बेहिसाब दौलत होने से स्थिरता की गारंटी नहीं मिल जाती। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतनी बड़ी और ताकतवर सल्तनत का बहुत ही तेजी से पतन हुआ। दरअसल गजनवी साम्राज्य में एक बहुत बड़ी खामी थी। इतनी अकल्पनीय दौलत लूटने के बावजूद महमूद कभी कोई स्थायी संस्था या अच्छा प्रशासन खड़ा नहीं कर पाया। गजनी के बाहर उसका राजकाज पूरी तरह से क्रूर और अत्याचारी ही रहा, और उसी की इसी प्रशासनिक नाकामी ने 12वीं सदी में गोरियों के उभरने का रास्ता साफ कर दिया। ये गोरी लोग गजनी के पश्चिम में रहने वाले पहाड़ी और देहाती इलाकों के लड़ाके थे। गजनवी साम्राज्य का अंत किसी फिल्म की कहानी की तरह 3 बहुत ही तेज और घातक घटनाओं में हुआ। पहला कदम, गोरियों की बढ़ती ताकत से घबराकर गजनवियों ने गोरी शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को जहर देकर मार डाला। दूसरा कदम, अलाउद्दीन ने इस धोखे का करारा जवाब दिया। उसने गजनवी शासक को बुरी तरह हराया और गजनी शहर पर अपना कब्जा जमा लिया। और तीसरा कदम, जिस गजनी शहर को महमूद ने भारत से लूटी गई दौलत से सजाया था, उसे बेरहमी से लूटा गया और पूरी तरह जलाकर राख के ढेर में बदल दिया गया। इसे आप इतिहास का एक बहुत बड़ा मजाक या विडंबना कह सकते हैं। गजनी के इतने शानदार शहर को पूरी तरह भस्म करने के बाद अलाउद्दीन हुसैन शाह को एक उपाधि दी गई, जहां सोज, यानी दुनिया को जलाने वाला। जरा सोचिए, भारत से लूटी गई उस बेहिसाब दौलत ने आखिरकार एक जहां सोज को ही गजनी के दरवाजे तक ला खड़ा किया, जिसने उस पूरे शहर का ही नामो निशान मिटा दिया। तो मुख्य मुद्दा यहां यह निकलकर आता है कि महमूद एक बेहतरीन सेनापति जरूर था, उसने अभूतपूर्व विस्तार किया, लेकिन उसका पूरा मॉडल लगातार होने वाली लूटपाट और बल पर निर्भर था। दूसरी तरफ प्रशासनिक तौर पर वो कमजोर साबित हुआ। उसने आगे के लिए कोई ठोस नागरिक संस्थान यानी सिविल इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए, जिसका नतीजा क्या हुआ? उसकी मौत के कुछ ही समय बाद उसका लंबा चौड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा और अंततः सेल्जुक तथा गौरी साम्राज्यों ने उस पर कब्जा कर लिया। इस पूरी चर्चा को हम इस एक बेहद गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या लगातार बाहरी धन और लूटपाट पर भारी निर्भरता ही वो वजह थी जिसने महमूद को एक स्थायी साम्राज्य बनाने से रोक दिया? सोचकर देखिए, जो चीज उसकी सैन्य सफलता का सबसे बड़ा कारण थी, क्या वही चीज उसके साम्राज्य के पतन का बीज भी बन गई? इन सब घटनाओं के बाद अंत में हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इतिहास इस बेहद ध्रुवीकृत व्यक्ति को आखिर याद कैसे रखता है। बात करते हैं गजनवी की उस दोहरी विरासत की। अगर आप ऐतिहासिक स्रोतों को देखें तो आपको एक बहुत ही गहरा बंटवारा नजर आएगा। अलग अलग संस्कृतियों ने महमूद को बिल्कुल अलग अलग चश्मे से देखा है। एक तरफ 9वीं से 11वीं शताब्दी की इस्लामी दुनिया में उसे हिंदू विश्वास प्रणाली पर हमला करने के लिए एक बड़े नायक के रूप में देखा और सराहा गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के नजरिए से अगर देखें तो वो सिर्फ एक कट्टर विनाशकारी आक्रमणकारी था, जिसने सिवाय तबाही और लूटपाट के कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर महमूद गजनवी की कहानी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। उसने दौलत के पहाड़ खड़े कर लिए, एक विशाल सेना भी बना ली, लेकिन एक ऐसा राज्य नहीं बना पाया जो उसके बाद भी टिक सके। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने पीछे छूट जाता है, क्या गजनवी की उस अपार दौलत ने वाकई उसके साम्राज्य के बचने की कोई गारंटी दी थी, या फिर उसी दौलत ने उसके साम्राज्य के विनाश को न्योता दिया? एक तरफ उन्हें मूर्ति भंजक कहा गया और दूसरी तरफ कला का महान संरक्षक। इस पर इतिहासकार मोहम्मद हबीब का नजरिया बहुत अहम है। वो कहते हैं कि भारत के खिलाफ उनके अभियानों का मुख्य मकसद धर्म नहीं बल्कि धन और लूट की चाह थी। ये बात हमें उस दौर की राजनीति और इकोनॉमी को बिना किसी पक्षपात के समझने में मदद करती है। आखिरकार इतनी बड़ी सेना को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत तो थी ही। लेकिन उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने आपको इतिहास के इस जटिल पहलू को नए नजरिए से समझने में मदद की होगी। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।